बढ़ते हैं बच्चे अगले चैप्टर की तरफ, और ये अगला चैप्टर है आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स, चैप्टर नंबर 11 आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फिजिक्स का। और यहाँ पे हम करेंगे सिनॉप्सिस की तैयारी, या सिनॉप्सिस हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स का। और फिर अगले वीडियो से आपको, जैसे आप जानते ही हो, MHT CET से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट कुछ ऐसे है यहाँ पे कि अगर मान लो आपके पास एक मैग्नेट, आपके पास अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने एक मैग्नेट रख दिया। देखो ये एक तरफ का डिस्कशन हम कर चुके थे लास्ट चैप्टर में, कि अगर मान लो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर आप कोई कॉइल रख देते हो, ठीक है, कॉइल का एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का अगर एंगल थीटा है, तो इस कॉइल पर लगता है टॉर्क। मैंने आपको बताया था कि कॉइल और मैग्नेट एक जैसा होता है, तो अगर आप एक मैग्नेट भी रखोगे तो मैग्नेट का भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो साउथ से नॉर्थ की ओर डायरेक्टेड होता है, डायरेक्शन उसका साउथ टू नॉर्थ होता है, और उसे हम म्यू नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं उसको कैपिटल M लिख रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है बोर्ड्स में मैंने नोटेशंस अलग यूज़ किए हों यहाँ पे, लेकिन मैं ये जो CET वाला केस है, इसमें मैं नोटेशंस अलग यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं M यूज़ कर रहा हूँ, साउथ से लेकर नॉर्थ तक M, और उसके बाद फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड और M के बीच में एंगल थीटा। M क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, समझ गए, जो कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक है। वो कॉइल का जो म्यू था ना, ये उसी की तरह होता है, कॉइल में म्यू होता है, और उसका फॉर्मूला दोनों का अलग अलग होता है। फिलहाल फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है, बाकी दोनों का यूनिट सेम होता है, SI यूनिट, उसका भी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये भी एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब टॉर्क का फॉर्मूला म्यू क्रॉस बी था कॉइल का, देखोगे तो उसी तरह के यहाँ पे भी क्या होगा, इस पर जो टॉर्क लग रहा है उसका फॉर्मूला M क्रॉस बी होगा ना। M जो है यहाँ पे उसका वैल्यू, यहाँ पे अगर इस टॉर्क को हम स्केलर फॉर्म में ले तो MB साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज़ हमने वहाँ पे भी देखा था कि अगर आप थीटा नॉट से थीटा तक रोटेट करते हो कॉइल को, तो आप इतना वर्क डन कर रहे हो। यहाँ पे भी अगर मैग्नेट को थीटा नॉट से थीटा तक रोटेट किया गया तो वर्क डन जो होगा उसका ये फॉर्मूला आ जाएगा MB। वहाँ पे म्यू था, म्यू की जगह पे बस मैंने यहाँ पे M यूज़ किया हुआ है और कुछ नहीं। नहीं तो एक काम करो यार, कोई कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इसमें दिक्कत क्या होता है ना, आगे जाने के बाद प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए म्यू, मैं एक काम करो म्यू ही यूज़ करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पे म्यू यूज़ किया, मैं यहाँ पे भी म्यू ही यूज़ करूँगा, कौन क्या कर लेगा भाई, म्यू तो म्यू ही सही। चलो, तो म्यू क्या है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैं हर जगह म्यू कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। आगे एक और, एक्चुअली एक और चीज़ के लिए हम लोग म्यू यूज़ करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे म्यू यूज़ नहीं कर रहा था, पर मैं वहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा आपको। वहाँ पे जो है ना वो म्यू अलग होता है और ये म्यू अलग है, तो यहाँ पे भी म्यू क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, म्यू इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, वहाँ पे भी हमने देखा था कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो इनिशियल एंगल आपको थीटा नॉट का वैल्यू 90 डिग्री रखना होता है। तो अगर मैं थीटा नॉट का वैल्यू 90 डिग्री रखूँ तो cos 90 हो जाएगा 0। cos 90 अगर 0 हो जाएगा तो ये माइनस म्यू भी cos थीटा हो जाएगा, एंड दैट इज माइनस म्यू डॉट बी। ये हो गया आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने एक मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है इतना, ओके। मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग, मैग्नेटिक नहीं, मैग्नेट, सॉरी, अगर कोई मैग्नेट को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखते हो, जैसे मान लो इसको, मैग्नेट को ऐसे रख दिया आपने, और उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया और छोड़ दिया, तो आपको पता है कि इसके ऊपर टॉर्क लगेगा म्यू बी साइन थीटा। ये टॉर्क मैग्नेट को वापस लाता है, पर इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुक नहीं पाता है, वो दूसरी साइड चला जाता है। दूसरी साइड जब जाता है तो टॉर्क उसे वापस खींचने की कोशिश करता है, खींचते खींचते यहाँ पे रुक जाता है वो, और फिर खींचने की वजह से वापस आता है, फिर इनर्शिया की वजह से आगे जाने लगता है, तो टॉर्क फिर उसको यहाँ पे रोक के वापस लाता है, और इस तरह से ये ऑसिलेट होना चालू हो जाता है, वाइब्रेट होना चालू हो जाता है। तो अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो और छोड़ देते हो, तो ये ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है या वाइब्रेट करने लग जाता है। इस वाइब्रेशन का या ऑसिलेशन का अगर टाइम पीरियड आप देखो तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला आता है, T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी, जहाँ पे म्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बार मैग्नेट की सारी बातें। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो, अगर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन कहीं किसी ऑर्बिट में घूम रहा है,
तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज जब भागता है तो हम बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन का घूमना एक करंट की तरह होता है, मतलब आप इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब चार्ज घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में घूम रहा है तो आप मान सकते हो कि सर्कल में करंट घूम रहा है, लेकिन करंट का डायरेक्शन हम हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। तो अगर मान लो किसी न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम मानेंगे कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आई घूम रहा है। अब करंट का फॉर्मूला कैसे दोगे? करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या है? ई है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ई होता है, और ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और टी क्या है? टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा? टाइम पीरियड का उल्टा होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो एन इंटू ई हो जाएगा, वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एन नहीं रहने दो, चलो ठीक है। और 1/t एन हो जाएगा आपका। और टी का फॉर्मूला क्या होता है? 2π अपॉन ओमेगा। टी इज ऑल्सो इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा। तो टी के वैल्यू 2π अपॉन ओमेगा डालोगे तो ई ओमेगा अपॉन 2π, करंट का ये फॉर्मूला भी आ गया। और v इज इक्वल टू आई आर ओमेगा का यूज़ करोगे तो v के टर्म्स में भी आपको करंट का मिल जाएगा फॉर्मूला। तो करंट के इतने सारे फॉर्मूले इस केस में आपके सामने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू जो होता है, आप अगर इस इलेक्ट्रॉन का, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो ई वी आर अपॉन टू, एक ये फॉर्मूला आ गया। बाकी एक गायरोमैग्नेटिक रेशियो, मतलब एक टर्म है ई अपॉन टू एम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास। तो ई अपॉन टू एम जब ये आप निकालते हो तो इसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो के टर्म्स में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे हर जगह म्यू ले रहा हूँ तो म्यू ही ले लेते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई एल अपॉन टू एम, जहाँ पे एन जो है एल, ये होता है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। और सर्कल में घूमते हुए ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी इंटू आर, ठीक है। तो m इंटू वी इंटू आर एल डालोगे तो वापस ही मिल जाएगा आपको। दूसरी बात ये कि आपका ई एच अपॉन 4πm, इसको बोर मैग्नेट्रॉन बोला जाता है इस पूरे क्वांटिटी को। इसके टर्म्स में अगर आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखते हो तो ये आ जाएगा। ये कैसे आया? देखो एल का, आप आगे देखोगे मॉडर्न फिजिक्स में फॉर्मूला आता है एक NH अपॉन 2π। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो जब आप L का वैल्यू डालते हो NH अपॉन 2π तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक और चीज़, अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ तो म्यू इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर आ जाएगा। देखो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों हम लोग राइट हैंड थंब रूल से ही देते हैं, लेकिन जब आप एल का डायरेक्शन देते हो तब आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है वो देखना होता है, और जब आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू का डायरेक्शन देते हो तब करंट कहाँ जा रहा है वो आपको देखना है। क्योंकि म्यू का फॉर्मूला क्या था, हमने देखा था n इंटू आई इंटू ए। नंबर ऑफ टर्न्स तो हमको लेना नहीं है यहाँ पे, सीधा आई इंटू ए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ होगा? एक ही होगा ना टर्न, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो करंट यहाँ से मिल गया हमको ई वी अपॉन 2πr, और एरिया πr स्क्वायर, बस आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा ई वी अपॉन 2πr। समझे कि नहीं? ई का वैल्यू क्या है? ई वी अपॉन 2πr, यहाँ पे दिख ही रहा है। और क्योंकि ये सर्कल है तो एरिया क्या हो जाएगा? πr स्क्वायर, कैंसल आउट हो जाएगा, तो ई वी अपॉन 2 आ गया यहाँ पे। तो आप देखो म्यू का डायरेक्शन कैसे दिया जाता है राइट हैंड थंब रूल, करंट को देखकर। करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से म्यू नीचे जाएगा। इलेक्ट्रॉन को देख के आपको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देना है, तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम ऊपर चला जाएगा। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसके वेक्टर फॉर्म में आपको माइनस साइन यहाँ पे नजर आ जाएगा। बस बच्चों फॉर्मूला बेस्ड है सब कुछ। मोस्टली जो चैप्टर्स आपके हैं सेकेंड पार्ट में वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, तो आपको ज़्यादातर आपको फॉर्मूला ही मिलेगा, उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो मैं बस सबका मीनिंग समझा दे रहा हूँ, डेरिवेशन की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखो, ये बड़ा कन्फ्यूजन, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। इसको एक एक चीज़ को आपको अच्छे से समझ के रखना है। अब देखो मान लो आपके पास एक मटेरियल है, तो मटेरियल के अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स होंगे। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या बन गया? मैग्नेट बन गया। मैंने आपको बताया था कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है मान लो, तो ये अपने आप में मैग्नेट होता है। एक उसका नॉर्थ पोल होता है, दूसरा उसका साउथ पोल होता है, समझे? एक साइड नॉर्थ पोल, एक साइड साउथ पोल।
अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमते हुए करंट जैसा ही होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में मैग्नेट बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन से मिलके एटम बनता है, तो एटम भी अपने आप में एक मैग्नेट है। तो आपको अगर मान लो कोई मटेरियल मिलता है, तो मटेरियल में एटम्स होते हैं, तो आप मान के चल सकते हो छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं वो। पर ये मैग्नेट्स क्योंकि हर पॉसिबल डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, जिसकी वजह से इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। पर जब आप उसको किसी बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हो, लेट्स से कि मैंने इसको बाहर के किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तो इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ मैग्नेट इसके रीअरेंज हो जाते हैं, और रीअरेंज होने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है। जैसे मान लो बहुत सारे इसके जो छोटे छोटे एटम्स हैं वो सेम डायरेक्शन में अरेंज हो गए, तो सेम डायरेक्शन में अरेंज हो गए तो अब तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे छोटे छोटे एटम वाले मैग्नेट्स, तो इसके पास अब एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। समझे? अब देखो हर एक मैग्नेट अपने आप में, क्योंकि हर एक एटम अपने आप में एक मैग्नेट है, तो हर एक एटम का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। देखो अगर मैग्नेट है आपके पास, तो मैग्नेट का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। समझे? तो यहाँ पे अगर सपोज करो मैं टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ले लेता हूँ म्यू, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और उसको इसके पूरे वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो पूरे वॉल्यूम में है डिवाइडेड बाय वी, इस पूरे इक्वेशन को बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटाइजेशन को मैं यहाँ से आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैग्नेटाइजेशन। देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसे एम से रिप्रेजेंट किया गया है, टेक्स्ट बुक में मैग्नेटाइजेशन को एम से रिप्रेजेंट किया गया है, पर जो तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे ना, अब क्या कर रहे हैं ना कि जो सीटी वाले लोग हैं वो जेडबल या नीट या बाहर से भी क्वेश्चंस उठाने लगे, मतलब जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं उस लेवल के तो नहीं, उतना लेवल तो नहीं जाएगा, तो वो क्या करते हैं ना कि वहाँ से क्वेश्चंस उठाते तो वहाँ पे आई होता है, मतलब मैग्नेटाइजेशन जो होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी वो क्वेश्चन में आपको सीटी में दिख जाएगा आई से, तो यहाँ पे आई मैं दोनों से बता दे रहा हूँ आपको, आई भी दिख सकता है और एम भी दिख सकता है। ये आपके स्टेट बोर्ड के बुक में एम दिया हुआ है और या आई दिया हुआ है, अब मैं आई ही मान के चलता हूँ, ठीक है। आई मतलब मैग्नेटाइजेशन, आई मतलब मैग्नेटाइजेशन, समझे? मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या? टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब जैसे मान लो ये 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो उसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे, या फिर उसको मतलब मैग्नेटाइजेशन ही बोलेंगे, उसको या तो एम से रिप्रेजेंट करेंगे या तो आई से। फिलहाल मैं आई से ही काम करूंगा आगे, क्योंकि तुम्हारे अगर तुम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते तो वहाँ पे मैं आपको सिर्फ एम ही बोलता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब आप सीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको आई दिख जाएगा। आई नहीं दिख रहा है, एम दिख रहा है, दोनों में से किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना, दोनों सेम चीज़ है, तो मैं आई की आगे बात करूँगा। चलो मैग्नेटाइजेशन आई हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो मटेरियल हमारे पास है, मान लो आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया या नहीं लगाया या जो भी है, इसके अंदर अगर सपोज करो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने से पहले था। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर 0 है तो आपका मैग्नेटाइजेशन भी 0 हो जाएगा। किसी किसी मटेरियल में हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने के पहले ही, लगाने के बिना ही इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म हो, जैसे कि आपका मैग्नेट होता है, मैग्नेट में तो पहले से ही मैग्नेटिज्म होता है ना, ऐसा नहीं है कि उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो आएगा। मैग्नेट में पहले से ही बहुत सारे एटम्स जो होते हैं वो एक डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं, और उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन पहले से ही होता है, समझे? हाँ, अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो मैग्नेटाइजेशन उसका बढ़ जाएगा, एम का वैल्यू या फिर आई का वैल्यू बढ़ जाएगा, पर उसमें डालने से पहले भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन होता है। मान लो हमारे पास कोई एक मटेरियल है, उस मटेरियल के पास पहले से ही मैग्नेटाइजेशन है, अब इस मैग्नेटाइजेशन की वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पे बी नॉट लिख देता हूँ, दैट इज म्यू नॉट इंटू एम। ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन की वजह से इसके अंदर पहले से ही है। अब इस मटेरियल को उठाओ और इस मटेरियल को अब क्या करो, ये मान लो मटेरियल है, इसके अंदर पहले से ही बी नॉट है, अब क्या करो, इसको किसी सोलेनॉइड के बीच में डाल दो,
सोलेनॉइड के बीच में डालोगे तो सोलेनॉइड का खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, सोलेनॉइड का भी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बी लिख, एक काम करते हैं इसको बी एम लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल। ये जो मटेरियल है ना, मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मतलब इसके मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, बी नॉट इंटू एम। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। देखो एम की जगह पे आई भी आ सकता है, इसलिए मैं दोनों लिखते हुए चल रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पे, या फिर मैं सिर्फ इसी का यूज़ करूँगा फिलहाल बच्चों, यहाँ पे समझ लेना आई और एम दोनों सेम चीज़ है, आई और एम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू म्यू नेट अपॉन वी। अब मैं बस इसी का यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे सोलेनॉइड के अंदर जो करंट जाएगा उसके वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पे बी नॉट लिख देता हूँ ड्यू टू सोलेनॉइड्स करंट, सोलेनॉइड्स करंट। और आपको पता है कि सोलेनॉइड के अंदर जो करंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन म्यू नॉट इंटू एन आई, म्यू नॉट इंटू एन आई। अब यहाँ पे जो एन इंटू आई है इसको हम लोग एच लिख देते हैं, ठीक है, एक लेटर से डिनोट कर दिया, एच इज इक्वल टू एन इंटू आई, और इसको बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्योंकि पूरा मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ, क्योंकि पूरा डेरिवेशन समझ जाओगे तो आसानी होगा, नहीं तो बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, एच क्या है, ये क्या है, वो क्या है। इसको बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ऐसे वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। सब कुछ एक जैसा ही वर्ड रहता है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं एक एक करके वर्ड समझा दे रहा हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। तो आपको बी नॉट ये वैल्यू आ गया, ये सोलेनॉइड की वजह से है। बी एम किसकी वजह से बताओ, इसके अंदर ऑलरेडी जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था मटेरियल के अंदर ये, तो आप टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा मटेरियल के अंदर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो क्या बनेगा बताओ, बी टोटल को हम बी ही लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू बी एम प्लस बी नॉट। और ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इसको ये जनरली बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो, आप दोनों को ऐड करने का मतलब क्या है, बी एम का वैल्यू म्यू नॉट आई, और इसमें एक गड़बड़ और है, अब करंट यहाँ पे आई आप यूज़ मत करना, यहाँ पे आप स्मॉल आई यूज़ करना, स्मॉल आई मतलब करंट और आई मतलब मैग्नेटाइजेशन, तो यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ बस, ठीक है। याद रखना आई जो है मैग्नेटाइजेशन है कैपिटल आई, और स्मॉल आई आपका करंट है, स्मॉल आई इज करंट, ओके। तो बी एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई प्लस बी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी 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 नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट इंटू एच, तो म्यू नॉट इंटू एच हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, म्यू नॉट कॉमन ले लो, आई प्लस एच यहाँ पे लिख सकते हो। देखो टेक्स्ट बुक में एम प्लस एच है, क्योंकि आई की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, एक ही बात हो गई, इतना ठीक है, इसको फिक्स कर लो। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि देखो आप जब बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, ठीक है, ये आपका अप्लाइड फील्ड हो गया, एच जो है वो अप्लाइड फील्ड है, ये एच आपका अप्लाइड फील्ड रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो, जो सोलेनॉइड है वो आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड ला रहा है ना, और इसके अंदर डाल रहा है अपना, तो आप जितना ज़्यादा बाहर से फील्ड अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। तो आपका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना बाहर से फील्ड अप्लाई किया, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है, और एम मतलब आपका आई, एम बोलो या आई बोलो, सो आई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट काई इंटू एच, काई को बोला जाता है ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। अब देखो अगर ये आई का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, एच बाहर आ जाएगा कॉमन, और म्यू नॉट 1 प्लस काई आ जाएगा, जो मैं अगले पार्ट में लिखने जा रहा हूँ। म्यू नॉट, एक सेकेंड, म्यू नॉट, तो आपका बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 1 प्लस काई इंटू एच। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला और आ गया, फॉर्मूला ही फॉर्मूला इसके अंदर, 1 प्लस काई को हम लोग लिख देते हैं म्यू आर, और इसको बोला जाता है म्यू आर को रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है।
तो ये वाला वैल्यू ऊपर डालोगे तो क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। अब यहाँ पे जो म्यू नॉट इंटू म्यू आर है इसको हम लोग म्यू लिख देते हैं और इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और आ गया यहाँ पे। फाइनली इसको अगर सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर तो B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला आ गया लास्ट में। तो आपको याद कैसे करना है, देखो आप उल्टा जाओ, B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, जहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या है, ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर में जो आपका म्यू नॉट है उसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, हमको पता है। म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। नाउ म्यू आर मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अब म्यू आर का वैल्यू जो होता है वो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 प्लस काय होता है, तो आप 1 प्लस काय लिख लो, 1 प्लस काय लिख लो, उल्टा जाओ इस तरीके से। और काय से रिलेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू काय इंटू एच होता है। ठीक है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस आई होता है, काय इंटू एम मतलब आई, सॉरी i इज इक्वल टू काय इंटू एच या m इज इक्वल टू काय इंटू एच। आई की जगह पे कहीं भी m भी आ सकता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, अगर वो मैग्नेटाइजेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो भी मैंने यहाँ पे डेरिवेशन करवाया। चीज़ें समझाने के लिए मैंने पूरा डिराइव करवा दिया, क्योंकि ये डायरेक्ट लिख देता तो शायद आपको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है फोकस करने की मैं कर रहा हूँ। ओके इतना फॉर्मूला है, बस आपका पूरा मटेरियल वाला पार्ट हो जाएगा। इसी में से कुछ ना कुछ फॉर्मूला वो निकालेंगे, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं। तो बच्चों मैग्नेटिक मटेरियल्स 3 टाइप का होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आपको क्या करना है, यहाँ पे तीनों जो पार्ट है वो तीनों का क्या इन्फॉर्मेशन है, बस आपको वो ध्यान में रखना है। आगे नहीं पूरा इन्फॉर्मेटिव ही होगा, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे डायमैग्नेटिज्म की। जो डायमैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी हो गया, और जो मटेरियल इस प्रॉपर्टी को शो करता है उसको डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो जिसके पास डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है या फिर जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, पहली चीज दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं वो, मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल करता है। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली बात है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और वीक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये रिपेल हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर भागेगा वो, सेकेंड पॉइंट। तीसरा, इसका जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो नेगेटिव होता है। याद रखना, डायमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब हमारे पास फॉर्मूला पता है, म्यू आर का जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस काय। तो अगर काय आपका नेगेटिव है तो 1 में से कुछ ना कुछ माइनस होगा, तो म्यू आर का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर का वैल्यू 1 से कम होता है। ठीक है, आगे अब देखो हमारे पास फॉर्मूला में I इज इक्वल टू काय इंटू एच है, ये तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया। M इज इक्वल टू काय इंटू एच या I इज इक्वल टू काय इंटू एच। तो उसका ग्राफ पूछ देंगे कई बार, तो मुझे एक बताओ ग्राफ कैसा आएगा, क्योंकि काय नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ग्राफ होने की वजह से स्टार्ट ओरिजिन से ही होगा, y इज इक्वल टू mx का फॉर्म है। तो अगर I में y एक्सिस पे प्लॉट करता हूँ, h में x एक्सिस पे प्लॉट करता हूँ, तो I इज इक्वल टू काय इंटू एच, मतलब I और h का जो ग्राफ होगा, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, नीचे की ओर जाएगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव क्यों, क्योंकि स्लोप की जगह पे काय आ रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसका वैल्यू नेगेटिव होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा। और डायमैग्नेटिज्म आता इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, कोई अनपेयर्ड नहीं होता, तो डायमैग्नेटिज्म आ जाता है आपका। ठीक है, और हाँ, अगर मान लो किसी यूट्यूब में आपने डायमैग्नेटिक मटेरियल भर दिया, उसके सामने अगर आप मैग्नेट लाते हो, तो क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है तो उसका इस साइड वाला जो कॉलम है उसके अंदर मटेरियल जो लिक्विड है, ये लिक्विड मटेरियल मत बोलो, लिक्विड बोल दो, डायमैग्नेटिक लिक्विड, क्योंकि ये रिपेल होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा, तो ये लेवल नीचे चला जाएगा, ये लेवल ऊपर आ जाएगा। समझ गए। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर पे डिपेंड अगर नहीं कर रहा है तो ये कांस्टेंट होगा। तो अगर टेम्परेचर और काय का ग्राफ बनाओगे तो ये फिक्स वैल्यू होगा, और ये फिक्स वैल्यू नेगेटिव होगा, इसलिए नीचे बना रखा है ग्राफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रख लेना, एक होता है सुपर कंडक्टर्स, वो आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ। सुपर कंडक्टर्स के लिए काय का वैल्यू -1 होता है, सिर्फ सुपर कंडक्टर्स के लिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले।
मटेरियल की बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल ना। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, रिपेल नहीं होता। और अगर अट्रैक्ट होता है तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के पास भागेगा, सिंपल है। और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, डायमैग्नेटिज्म में पेयर्ड था, इसमें अनपेयर्ड होता है। इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि अब काय पॉजिटिव है तो म्यू आर का वैल्यू जो है वो 1 से कुछ बढ़ेगा, 1 से ज़्यादा हो जाता है। और इसका ग्राफ I इज इक्वल टू काई इंटू एच, अगर I और H का ग्राफ देखोगे तो नीचे के बजाय ऊपर होता है, क्योंकि काई का वैल्यू पॉजिटिव है इस बार, ठीक है। इसमें भी इस केस में देखोगे अगर पैरामैग्नेटिक लिक्विड भर दोगे तो क्योंकि अट्रैक्ट होता है तो इस वाला साइड वाला लिक्विड ऊपर की ओर जाएगा और ये वाला नीचे की ओर चला जाएगा, समझे। टेम्परेचर की बात करें तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगा, और ये जो ग्राफ है इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जब भी ग्राफ बनता है तो वो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उस शेप का ग्राफ होता है, समझ गए। ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले टॉपिक की ओर, जिसको या अगला जो मटेरियल है वो होता है फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक जैसे हैं, डिफरेंस ये है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग होता है, बस स्ट्रेंथ के मामले में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसका, बाकी दोनों सेम होते हैं। देखो प्रॉपर्टीज आपको सारे एक जैसे नजर आएंगे। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स या मैग्नेटिक फील्ड से ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और कुछ नहीं। स्ट्रांगली मूव फ्रॉम वीक टू, मतलब ये भी वीक से स्ट्रांग की ओर ही मूव करेगा और बहुत फास्ट मूव करेगा, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिज्म के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है। बाकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, बस स्ट्रेंथ में ये ज़्यादा होता है। दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली बात है, इसमें भी वही सेम चीज़। इसका भी काय का वैल्यू 1 होगा और काफ़ी हाई होता है कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। म्यू आर का वैल्यू 1 हो जाएगा और हाई वैल्यू होगा इसका। नाउ देखो फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में अगर I और H का ग्राफ प्लॉट करोगे, I और M का, ये M लिख दिया मैंने, सॉरी इट इज H, I और H का ग्राफ, तो फर्क देखो क्या है, दोनों में सेम ग्राफ है, बस इसका काय का वैल्यू क्योंकि कम है इसलिए ग्राफ थोड़ा नीचे झुका होगा, इसका काय का वैल्यू क्योंकि ज़्यादा है तो ग्राफ का वैल्यू थोड़ा ऊपर उठा होगा, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल होता है और कुछ नहीं, बाकी ठीक है वैसा ही है, मतलब नेचर सेम है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को भरोगे तो ये भी क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट ही करेगा, तो फट से ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। एक चीज़ ये है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि फेरोमैग्नेटिज्म कैसे आता है, हम लोग डोमेन स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो आप देखो डोमेन स्ट्रक्चर में क्या होता है ना कि ऐसा बताया जाता है कि इसमें बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं और ग्रुप बन जाते हैं बहुत सारे एटम्स का, और वो जो ग्रुपिंग होता है उस एक ग्रुप को ही हम लोग डोमेन बोलते हैं। ऐसे बाकी में नहीं होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, सिंगल एटम अपने आप में होता है, वो अरेंज होते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्रुपिंग होता है एक एक एटम का, तो एक जो ग्रुप है उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होगा। ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं, उसी को डोमेन बोलते हैं। तो एक ग्रुप अगर आपको दिख रहा है, डोमेन दिख रहा है, उसका जो लगभग साइज होता है वो 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होता है, और उसके अंदर अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं एक डोमेन में तो लगभग 10⁻10 से लेकर 10⁻17 तक होता है। और हम इस डोमेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही फेरोमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करते हैं, समझे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। देखो अगर मान लो टेम्परेचर काफ़ी कम रखते हो, इसमें भी कैसा होता है ना कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इसकी वो कम होने लग जाती है। देख रहे हो ना, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं हम लोग, दिस इज क्यूरी टेम्परेचर। अगर तुमने क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया तो फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो कमज़ोर हो जाता है, उसका डोमेन स्ट्रक्चर टूट जाता है और फिर वो पैरामैग्नेटिज्म बन जाता है, मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उस टेम्परेचर को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। और क्यूरी टेम्परेचर के बाद आप देखोगे लगभग ग्राफ जो आपका है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही है। तो क्यूरी टेम्परेचर पार होने के बाद ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ आप दिखा सकते हो। ऐसे इक्वेशन जो है ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है, जहाँ पे TC जो है वो क्यूरी टेम्परेचर है। अगेन टेम्परेचर बढ़ाते हो आप तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटता है। ये दोनों केस में वैलिड है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी।
टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटता है। इसका ग्राफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ग्राफ आपको ऐसा दिख रहा है, और पैरामैग्नेटिक का हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम हिस्टेरेसिस लूप की बात करते हैं। क्या है ये हिस्टेरेसिस लूप? ये बेसिकली आपका ग्राफ होता है मैग्नेटिक फील्ड B और मैग्नेटिक इंडक्शन B और जो आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड है H उसके बाद उसके बीच में। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो आपके पास मटेरियल है, इस मटेरियल को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे जो कि सोलेनॉइड द्वारा दिया जाता है, तो इससे क्या होगा? H मतलब आपको पता है ना N इंटू आई है, N इंटू करंट आई। करंट बढ़ाओगे तो H का वैल्यू बढ़ेगा, H का वैल्यू बढ़ेगा मतलब सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B इज इक्वल टू म्यू N इंटू आई था, या म्यू इंटू H था, है ना। तो अगर आप करंट बढ़ाओगे मतलब H बढ़ रहा है, अगर आपने H बढ़ा दिया मतलब बाहर का मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का बढ़ाए जा रहे हो। अब सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है मटेरियल के अंदर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो भी बढ़ने लग जाएगा। तो आपका जो ग्राफ है वो देखो कुछ इस तरीके से जाएगा, H बढ़ाओ B बढ़ने लग जाएगा, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन एक लिमिट होगा जिसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। अगर सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया तो उसके बाद आप कितना भी H बढ़ा दोगे बाहर का H मैग्नेटाइजिंग फील्ड, आपका मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर का नहीं बढ़ेगा मटेरियल का। तो सैचुरेशन पॉइंट पे अगर एक बार पहुंच गए तो ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया आपका। अब उसके बाद अगर H कम करने लग जाओगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा, लेकिन ये सेम पाथ फॉलो नहीं करता है बल्कि यहाँ पे आ जाता है ऐसे, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब ये है कि भाई इतना मैग्नेटिक फील्ड आपने बाहर का मैग्नेटिक फील्ड H जीरो कर दिया, H जीरो करने पर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो रह गया इतना। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है उसको रिटेंटिविटी बोलता है। अब इसको खत्म करने के लिए आप क्या करते हो? करंट उल्टा कर देते हो। करंट उल्टा कर दिया तो उसके बाद क्या होगा? अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो बचा हुआ है वो भी कम होने लग जाएगा, और एक ऐसा वैल्यू आएगा उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का। ये उल्टे डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड H है, माइनस H। इस फील्ड पर इतना अगर आपने उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इसकी बची हुई मैग्नेटिक फील्ड खत्म। इसे बोला जाता है कोअर्सिविटी। देखो रिटेंटिविटी ज़्यादा होगा तो कोअर्सिविटी भी ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बच जा रहा है बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी, तो उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा खत्म करने के लिए भी। अब उल्टे डायरेक्शन में ही अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने लग गए तो ये फिर ग्राफ नीचे जाने लगेगा कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ नीचे जाने लगेगा जैसे ऊपर गया था, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे भी एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, और फिर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? रिटेंटिविटी, फिर मिलेगा कोअर्सिविटी, और फिर आगे बढ़ाओगे तो ये ग्राफ यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से रिपीट होता जाएगा। समझे? तो ये होता है आपका ग्राफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की खासियत ये है कि अगर आप बाहर का मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लो उसको मैग्नेटिक फील्ड से आप हटा भी दो तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है। मतलब वो अपने आप में परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, और इसीलिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो ये इससे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जैसे जो आपको लूप दिख रहा है इसको हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। ये कैसा है, इसके बेसिस पे आपको मटेरियल कैसा ये पता चल जाता है, ठीक है। इसका जो लूप का एरिया है, लूप का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। मतलब अगर मान लो लूप का एरिया कम है तो एनर्जी लॉस कम होगा, एरिया ज़्यादा है तो एनर्जी लॉस भी ज़्यादा होगा। लूप का एरिया एनर्जी लॉस रिप्रेजेंट करता है। आप देखो दो टाइप का मटेरियल होता है हिस्टेरेसिस लूप के बेसिस पे अगर हम देखें तो। एक होता है आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में देखो क्या होता है, रिटेंटिविटी कम होगा, कोअर्सिविटी बहुत कम होगा। लो रिटेंटिविटी एंड लो कोअर्सिविटी। इसका मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते ही इसका सारा मैग्नेटिज्म खत्म, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते ही आप इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा। रिटेंटिविटी कोअर्सिविटी ज़्यादा नहीं रहता है इसका।
इसका परमिएबिलिटी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा होता है, 1000 पार होता है। पर इसको यूज़ कहाँ करते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं इसमें, एक सेकेंड गड़बड़ है, परमानेंट मैग्नेट में इसको यूज़ नहीं करेंगे। देखो अगर नहीं गड़बड़ है, इसकी रिटेंटिविटी लो है और हाई है, थोड़ा सा घपला लग रहा है मुझे यहाँ पे, एक सेकेंड है, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया था बच्चों, अब सब सही कर दिया। आप देखो यहाँ पे, क्योंकि वो ग्राफ थोड़ा अलग था। यहाँ पे देखो, पहले तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि जैसे सॉफ्ट आयन करके आता है, सॉफ्ट आयन कहाँ यूज़ होता है, परमानेंट, ये सॉरी, हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए, या फिर आप देखोगे तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जिस पर कॉइल बांधते हैं ना, तो वो जो सिलेंडर होता है वो सॉफ्ट आयन का ही होता है। या ट्रांसफॉर्मर में यूज़ करते हैं, एज अ कोर यूज़ करते हैं, आप पढ़ेंगे हम लोग आगे ट्रांसफॉर्मर का। अब आप देखोगे इसका, तो पहली चीज़ तो इसकी रिटेंटिविटी काफ़ी कम होती है। कम रिटेंटिविटी है मतलब कोर्सिविटी भी कम होगा। तो ये जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप हटाओगे वैसे ही अपना मैग्नेटिज्म पूरा लूज कर देता है, और मैग्नेटिक फील्ड में आते ही इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में यूज़ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ यूज़ होता है, इसका एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल में देखो क्या होता है कि हम एक इस तरह से इसका मटेरियल, कौन सा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे बांध देते हैं किसी चीज़ पे, और उसके बाद उसमें करंट फ्लो करवा देते हैं। तो करंट फ्लो करवाओगे तो क्या अभी ऐसे मान लो ये मटेरियल है आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, उसके ऊपर हम लोग वायर बांध देंगे सोलेनॉइड की तरह, और उसमें करंट फ्लो करवा देंगे। तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आ गया, और ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जैसे ही मैग्नेटाइज हो जाता है तो ये अपने आप में मैग्नेट बन जाता है, सामने एक मैग्नेट लगा हुआ रहता है, और वो पट से उससे जाके अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक बेल में कि ये वापस से छोड़ दे, फिर पकड़े, छोड़ दे, पकड़े, छोड़ दे, पकड़े, ऐसा, तब बार बार घंटी बजेगा ना, तो ये अब जाके अट्रैक्ट हो गया। नीचे लगा हुआ है स्प्रिंग, अब होता क्या है कि फट से करंट इसके अंदर सर्किट से क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। करंट जैसे ही बंद हुआ तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हटाया, इसकी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी इतनी कम होती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड रिटेन नहीं कर पाता है, इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड था वो रहेगा ही नहीं। जैसे आपने बाहर का सोलेनॉइड वाला करंट हटाया, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हटाया, ये अब ये नॉर्मल मटेरियल बन गया, अब इसके पास मैग्नेटिज्म इसके अंदर का भी खत्म हो गया है। क्योंकि खत्म हो गया तो नॉर्मल मैग्नेट बन गया। अब ये अट्रैक्ट नहीं करेगा इसको, जो असली मैग्नेट है रखा हुआ है, और नीचे स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग उसको वापस धकेल देता है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर मैग्नेटिज्म रिटेन ना हो, नहीं तो होगा क्या, और ये वापस रिपीट होता है, वापस इसमें करंट फ्लो होगा, फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, फिर अट्रैक्ट होगा। जैसे ही करंट बंद, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बंद, ये फिर से वापस आ जाएगा स्प्रिंग की वजह से। लेकिन अगर मान लो इसके अंदर मैग्नेटिज्म रह जाए, इसकी रिटेंटिविटी हाई हो, जैसे इस केस में है, काफ़ी अच्छी रिटेंटिविटी हो, तब आप करंट निकाल भी दोगे तो भी इसके अंदर मैग्नेटिज्म रह जाएगा, तो ये चिपका हुआ ही रहेगा। तो हम चाहते हैं कि फट से जैसे ही बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हटाया, इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए। इसीलिए हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसकी लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी हो, और वही आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है। समझ गए? मैंने यूजेस ऑलरेडी बता दिया। इसका यूज़ हम लोग मैग्नेटिक शील्डिंग के लिए भी करते हैं। मैग्नेटिक शील्डिंग में क्या होता है कि आप इस तरह का एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल लेते हो, और मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर स्पेस जो होता है, उस स्पेस में कोई भी चीज़ ऐसी रख दो जो आप नहीं चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आए, मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है। अब ये मटेरियल क्या करता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी परमिएबिलिटी काफ़ी हाई है। ये क्या करता है, सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने अंदर खींच लेता है, ठीक है, और इसको बाहर नहीं जाने देगा। इस तरीके से सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने अंदर खींच लेगा और इसके थ्रू पास नहीं होने देगा। समझे? तो इसकी प्रॉपर्टी है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की कि सारे मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर खींच लेता है और कॉन्सेंट्रेट कर लेता है, और बाहर कहीं नहीं जाने देगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो फिर इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होता है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड से सुरक्षित होता है। इसको हम मैग्नेटिक शील्डिंग बोलते हैं। समझ गए? दूसरा होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का सीधी सी बात है, रिटेंटिविटी बहुत हाई होता है, कोर्सिविटी बहुत हाई होता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लेते हो तो भी इसके अंदर अच्छा खासा मैग्नेटिज्म रह जाता है, और ये अपने आप में परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। इसलिए जब आपको परमानेंट मैग्नेट्स बनाना हो तब हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं।
आई थिंक स्टील जो है उसका एक एग्जाम्पल है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का, जिससे हम परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर का भी आपका सिनॉप्सिस बच्चों यहाँ पे होता है ख़त्म। अगले वीडियो से हम MHT CT से रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।